नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज एक और दिन जबकि ऐतिहासिक स्तर देखने को मिला, लेकिन एक क्रूशियल चीज़ आज मार्केट में ज़रूर रही कि फ्रंट लाइन इंडेक्स में भले आज जोरदार तेज़ी थी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर आज तेज़ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। हायर लेवल से तमाम मिड कैप स्मॉल कैप आज आपको टूटते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए अगर आप 4 शेयरों को छोड़ दें जिसमें TCS, HDFC बैंक, रिलायंस, इन 4 हैवी वेट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर तो तेज़ी आपको दिखाई। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। पड़ेगी, लेकिन बाकी जो इंडेक्स के शेयर थे उनमें आज तेज बिकवाली दिखेगी। आप मिड कैप के कोई भी शेयर उठा लीजिए, किसी भी सेक्टर के उठा लीजिए, या तो वो हायर लेवल से टूटे हैं या वो तेज बिकवाली के साथ डे लो के आसपास बंद हुए हैं। तो इस तरह का एक सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ा। ऑब्वियस रीजंस भी थे, आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो मार्केट ये मान के चल रहा था कि थोड़ा सा शायद एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिलेगा, वीकली एक्सपायरी थी तो। लेकिन हाँ, फ्रंट लाइन में ऐसा कोई खास इंपैक्ट नहीं दिखाई पड़ा। जरूर मिड कैप के अंदर इस तरह का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी तरफ आज जो एक क्रूशियल पार्ट रहा वो रहा मिसेस बेक्टर के IPO को रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई पड़ा। जब तक लास्ट मैंने देखा था करीब 150 गुना के आसपास वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग आंकड़े यहाँ पर भी आते हुए दिख रहे हैं और मार्केट्स में ज़ोरदार तेज़ी का जो रुख है वो लगातार बना हुआ है। रिकॉर्ड ऊंचाई मार्केट्स में देखने को मिल रही है और साथ ही में अब तक करीब 13 में से जो दिसंबर में 13 सत्र हुए हैं उनमें से 12 ऐसे सेशन है जबकि भारतीय बाजार तेज़ी के अंदर ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एक बड़ी तेज़ी ऑलरेडी मार्केट में देखी जा चुकी है। तो हो सकता है कुछ हद तक अब यहाँ पर स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग दिखने को मिले, क्योंकि बैंक निफ्टी से जो प्रीमियम है वो भी कुछ हद तक आज वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड्स शेयरों में तेज़ी थी। फिनेंस, रियल्टी, फार्मा, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। मेटल, PSU बैंक और ऑयल एंड गैस, कुछ ऐसे स्पेस थे जहाँ पे आज के सत्र के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन बेहतर सत्र फ्रंट लाइन शेयरों के लिए एटलीस्ट खास तौर से आप कह सकते हैं, जो कि आज देखने को मिला। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सुबिन तलवार के पास पहला सवाल है टाटा केमिकल्स को लेकर, और उनका सवाल है कि करीब करीब 292 शेयर हैं, एक मंथ का नजरिया है। आप शायद पुरानी खरीदारी होल्ड करते हैं, क्योंकि टाटा केमिकल 292 का तो लेवल पुराना था। खैर, लेकिन आप अगर अच्छा मुनाफा पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है बने रहेंगे। कंपनी अच्छी है। केमिकल स्पेस में वैसे भी 3-4 अग्रणी नाम है, उसमें से एक नाम इस कंपनी का भी आता है। तो समय दीजिए, अच्छा अगर मुनाफा आपको मिल रहा है तो पार्शियल लेकर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी लॉन्ग टर्म होराइजन के लिहाज से भी बेहतर है। तो ऐसी कोई बुरी चीज़ नहीं इस कंपनी को होल्ड करने में भी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है बर्गर किंग पर। थैंक यू कदम साहब, आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन बर्गर किंग के केस में ये ज़रूर है कि ऑलरेडी एक बड़ी तेज़ी इसमें देखी गई है, तो एटलीस्ट जिनके पास भी है वो स्लाइटली प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। हो सकता है कल आपको फिर ये नीचे मिले, या होता है दोबारा इसमें लोअर लेवल से बाइंग गए, तो इस तरह के मूव रहेंगे। लेकिन आप अपना हॉराइजन क्लियर कर लीजिए। अगर आप समय दे सकते हैं तो ज़रूर बने रहिए। अगर आप समय नहीं दे सकते हैं तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट लेके पार्शियली निकल जाइए। नीचे के लेवल पर दोबारा आप एंटर कर लें। ऐसा नहीं है कि ये शेयर फिर कभी नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा, सब आते हैं। जुबिलेंट फूड भी एक ज़माने में 700 रुपये आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप समय दीजिए, आपको सही दाम पर सही शेयर मिले तब आप उसमें एंटर करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। SBI 450। अरोड़ा साहब बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आपके टारगेट्स हैं, लेकिन हाँ नियर टर्म में एटलीस्ट ये कहना मुश्किल है। PSU स्पेस में सभी का ये मानना है कि बैंक्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो SBI एक अच्छा विकल्प है। प्राइवेट स्पेस में अगर आप कोई बैंक चुनना चाहते हैं तो ICICI, कोटक, एक्सिस, HDFC, ये 4 नाम है जिसके साथ आप जा सकते हैं। तो ये रिसेंटली एक रिपोर्ट थी मॉर्गन स्टैनली की, उनके अकॉर्डिंग भी यही व्यू है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। करीब करीब 285-300 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर SBI केस में आ रहे हैं। अच्छा, PSU बैंक के केस में भी अरोड़ा साहब यही बात है कि मेजरली सभी बैंक्स आपको नीचे मिलेंगे अपने पुराने भाव से। ऑब्वियस रीजन है कि हायर प्रोविजनिंग एंड ऑल। वैल्यू है, लेकिन वो वैल्यू कितने हद तक ड्राइव करेगी, कहाँ तक लेके जाएगी, कहना मुश्किल है। मौजूदा स्तर से मतलब पिछले जो लोअर लेवल थे वहाँ से डबल के आसपास स्टॉक हो भी चुके हैं। चलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल या बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए आप इसको एटलीस्ट ना होल्ड करके चलें। ये ना मान के चलें कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई बड़ी वेल्थ क्रिएट होगी, बहुत बड़े वैल्यू बाइंग आपको दिख रही है।
आप किसी भी ऐसी स्पेस में, क्योंकि जो भी तेज़ी आएगी ऊपर के लेवल पर सरकार इसमें स्टेक सेल कर देगी, या कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए आप अवॉइड करें, प्राइवेट के साथ जाएं। अगर आपको नीचे के दाम पे मिले तो कोई भी प्राइवेट बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उस्मानी साहब बर्गर किंग आपने 154 रुपये के दाम पे लिया हुआ है। देखिए साफ है कि ठीक ठाक दाम पे चल रहा था, प्रॉफिट हो रहे थे, आपने स्टॉप पहले तो यही यूज़ किया। ऑब्वियस ही चीज़ है, 60 रुपये की चीज़ आपको 220 रुपये में दिखेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। हो सकता ना भी या 300 पर आए, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है उस समय पर। तो इसलिए आपको अभी के लिए एटलीस्ट स्टॉप तो मान के चलें, आप अपनी कॉस्ट को या 5 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर नीचे मिलता है तो आप निकल जाएं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। लेकिन नीचे मिले तो आप नंबर्स को देख के दोबारा इसमें एंट्री कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड किस भाव पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आप बने रह सकते हैं। अगर आप फंस गए हैं तो आप ज़रूर इसमें वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बर्गर किंग को लेके ही ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट खैर, एक कदम साहब ने सवाल पूछा कि यूनाइटेड ब्रूवरी में इन्वेस्ट करना चाहिए न्यू ईयर के हिसाब से। देखिए कदम साहब, इस कंपनी के बारे में अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। ज़्यादा समझ में आएगा ये कंपनी है क्या। बेसिकली इंडिया में दो तरह के जो लिकर मार्केट है, चाहे वो स्पिरिट साइड पर हो या ब्रेवरी साइड पर हो, दोनों के की प्लेयर हैं। एक है यूनाइटेड स्पिरिट, एक है यूनाइटेड ब्रेवरीज। पहले विजय माल्या ग्रुप के थे, लेकिन अब अलग अलग प्रमोटर्स हैं। एक का हेनिकेन है, एक का डियाजियो है। हेनिकेन के केस में वर्ल्ड की लार्जेस्ट बियर कंपनी है और डियाजियो के केस में वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिकर कंपनी है। तो दोनों ही कंपनीज अपने अपने स्पेस की लार्जेस्ट हैं। यूके में उनके प्रमोटर बैठते हैं और इंडिया में सिचुएशंस को ईज आउट कर रहे हैं। डिमांड वाइज 52% मार्केट शेयर ओन करता है यूनाइटेड ब्रूवरीज और करीब करीब 70-75% प्रीमियम मार्केट का ओन करता है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ये दोनों कंपनीज अपने अपने स्पेस की बेस्ट कंपनीज हैं, आप इनको ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ न्यू ईयर के लिए नहीं। ये एक्यूमुलेट करने वाले स्टॉक है। आप ये मत भूलें कि एक मल्टीनेशनल कंपनी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। वो बात अलग है, उसने डिविडेंड देना शुरू नहीं किया, लेकिन जिस दिन सिचुएशन चेंज होगी उस सिनेरियो भी कुछ और होगा, तो आप उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीएनबी होल्ड और सेल। सिंह साहब, आज ही एक रिपोर्ट थी, 25 रुपये का टारगेट आया था पीएनबी पे, आज निकल रहा था, एक रिपोर्ट थी 25 रुपये का टारगेट था, जेफरीज की शायद वो रिपोर्ट थी। देखिए साफ है कि कोई भी सरकारी कंपनी जितनी भी तेज चलेगी उतना सरकार आके उसमें हिस्सा बेचने के लिए तैयार रहेगी, चाहे वो सेल हो, गेल हो, बीएचईएल हो, बीईएल हो, बीईएमएल हो या बैंक्स हो। ये बहुत एक सिंपल रूल है कि जब भी कोई चीज़ तेज़ चलेगी सरकारी, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास भी वो शेयर होंगे तो आप भी ऊपर के लेवल बेचने की कोशिश करेंगे। सरकार सबसे बड़ा स्टेक रखती है और उनको पैसे की ज़रूरत होती है विनिवेश के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए, तो स्टेक सेल सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो ऊपर के लेवल पे स्टेक सेल ईजिली होता रहेगा। तो जब भी कोई सरकारी बैंक या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें और अकॉर्डिंगली फैसला लें। शिल्पा मेडिकेयर, आयुष शुक्ला साहब सेम लेवल पे, यानी 405 406 ये क्रूशियल लेवल है जो वो तोड़ता नहीं है हर बार आकर, अभी वो रेंज में ही है और बहुत लंबे समय से एक दायरे के अंदर काम काज कर रहा है। तो कभी भी ये दायरा टूटता है 490 92 ऊपर के लेवल या 95 के लेवल तोड़ता है, 500 भी तोड़ देता है, तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप इन चीज़ दोनों लेवल पर नज़र रखें, नीचे 407, ऊपर 490 95। अच्छा, मार्केट क्रैश कब होगा? मिश्रा साहब एक बात बताइए, मार्केट क्रैश होगा एक दिन, सबको पता है, और वो दिन आएगा, कभी भी आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी भी। लेकिन उस एक दिन की उम्मीद में जो तेज़ी के इतने दिन आप मिस करेंगे वो भी तो गलत है ना। तो पैसा तो जाएगा एक ना एक दिन क्रैश में, तो उसके चक्कर में बाकी सारी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रहे हैं? ठीक है, सोच कर समझ कर अच्छी कंपनियों में नीचे के लेवल पे बाय करें, हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा एटलीस्ट वेट ना करें कि बाजार नीचे आएगा तो ही हम लेंगे। हर दिन अच्छी कंपनियों के लिए अच्छे दिन होते हैं। HDFC 2400, 2200, 2000, 1800, 1600, 1200, इवन 1000, इन लेवल्स पे अगर मिलते जाएंगे तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 10 10 20 20 50 50 शेयर करके आप एक्यूमुलेट करिए। क्वालिटी कंपनी है, SIP फॉर्म में भर खरीदारी करिए, अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। क्यों एक दिन के क्रैश का वेट कर रहे हैं, 2 दिन के क्रैश का वेट कर रहे हैं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। RBL बैंक 179 एक साल अवॉइड कर सकते हैं आप, इसमें से निकल कर आप कोटक, एक्सिस, ICICI और HDFC, इन 4 बैंकों पे ही रहें।
वो ज़्यादा बेहतर है। NBCC, हरदीप सिंह साहब, अगर आप NBCC को, मतलब मैं शुरू से एक ही बात समझता हूँ इसमें कि NBCC 35-40 रुपये पे बहुत महंगा शेयर है। उसकी वजह क्योंकि NBCC ऐसा नहीं है कि ये भाव पे ये आया था, ये जिस भाव पे आया था वहाँ से चला, वहाँ जाके इसमें स्प्लिट और बोनस आया और उसके बाद ये दाम आया, तो उसके बाद टूट के 15 रुपये, 16 रुपये, 18 रुपये तक भी गया। वो लेवल इसके लिए आइडियल लेवल है जहाँ पर आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ऑर्डर बुक साउंड है, कंपनी अच्छी है, बिजनेस ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इक्विटी फ्लोट इतना बड़ा है कि शेयर चलना आसान नहीं होगा, तो आप उस लिहाज से इसमें रणनीति अपनी बना सकते हैं। चलिए, तानला प्लेटफॉर्म, सतीश जी भूले नहीं 700% रिटर्न देने वाला इस साल का सबसे बड़ा परफॉर्मर है। तो जब परफॉर्मर तेज़ी दिखाता है तो उसी तरह से नीचे भी आता है। 100 रुपये की चीज़ 10% बढ़ेगी, 110 पहुँचेगी, 110 रुपये की चीज़ 10% टूटेगी तो 9.5 आ जाएगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो उस तरह की रणनीति हो रही है, तेज़ी दिखाई, अब थोड़ा ईज आउट हो रहा है। और जिस बिज़नेस में बिज़नेस ठीक है, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एंटिसिपेशन में चल रहा है। तो वो एंटिसिपेशन जब फिजल आउट होंगी तो कुछ इसी तरह हिसाब किताब बनेगा। तो जब तक परफॉर्मेंस ना आए, नंबर से जो चीज़ सपोर्ट नहीं करती वो चीज़ कभी भी सस्टेन नहीं करती। तो एटलीस्ट सस्टेन करने के लिए इसको नंबर्स देने पड़ेंगे। अगर नंबर आ रहे हैं तो आप बने रहिए, नंबर नहीं आ रहा तो आप निकल जाइए, सीधा रूल है इसके लिए। विच शेयर आर बेस्ट फॉर ट्रेडिंग? सर तलवार साहब, कोई भी वो शेयर जिसकी बीटा बहुत हाई होती है, यानी कि जिसमें इंट्राडे का मूव काफ़ी ज़्यादा स्विंग होता है, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग है, DLF है, ये रियल स्टेट स्पेस, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की कंपनीज हैं, पिरामल है, या फिर आप FMCG में अगर जाना चाहते हैं, FMCG में वैसे कोई ऐसी कंपनी है जो कि हाई बीटा वाली कंपनी हो, लेकिन आपको मेजरली ऑटो कंपनीज मिलेंगी, ऐसी एग्रेसिव कंपनीज जितनी हैं उन सब में ऐसे मूव आते हैं। तो वो कंपनियां ट्रेडिंग के लिए अच्छी होती हैं जो हाँ वॉल्यूम कम हो। अब जैसे मिसाल तौर पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नोवार्टिस, VST इंडस्ट्रीज़, इस तरह की कंपनीज जो हैं इनको आप अवॉइड करें, इनमें वॉल्यूम नहीं होता, आपको ट्रेडिंग के मौके बहुत नहीं मिलेंगे। अच्छा, IRCTC 1 साल के लिए खरीदारी अवॉइड। मित्तल साहब, कंपनी सही है, कंपनी में बुराई नहीं है, धंधा भी ठीक है, कारोबार भी ठीक है, सब कुछ सही है इस कंपनी के साथ, लेकिन अवॉइड की वजह सिर्फ एक ही है कि जब भी तेज़ी आएगी ऊपर सरकार शायद स्टेक बेचने आ जाए, जो अभी हुआ भी, OFS आ गया 3 दिन की बड़ी तेज़ी के बाद। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखें किसी भी सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको नीचे में तो आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, स्पाइस जेट 92,000 शेयर। जैन साहब बने रहिए, यही राय है, पहले भी थी अभी भी यही है, इसमें भी और तेज़ी बाकी है, पोटेंशियल है काफ़ी, आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यस बैंक पर 20 रुपये पे, देखिए बहुत सीधी सी बात है सर, यस बैंक डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से स्पेक्यूलेशन के दम पर कोई नंबर अभी तक सपोर्टिव नहीं है। अगर Q3 के नंबर्स में कुछ सपोर्ट मिलता है, अच्छे आते हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं आते हैं तो फिर आप मत रहिए। लेकिन ये मतलब स्पेक्यूलेशन में चलने वाला शेयर है, फंडामेंटल में चलने वाला नहीं है। तो स्पेक्यूलेशन में आप खेलना चाह रहे तो खेलिए, लेकिन फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा, लास्टली मैं एक सवाल और लेता हूँ। सवाल है, वोडाफोन में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए? सर बिल्कुल नहीं मेरी तो यही सलाह, अगर मुझे समझ में आ रही कोई कंपनी तो ऑब्वियसली बात है भारती और रिलायंस जियो के साथ ही जाऊँगा, वोडाफोन के सामने नहीं, क्योंकि जिनके बिजनेस में पिछले 5 महीने से लगातार सब्सक्राइबर घट रहे हैं, तो वो एंड ऑफ द डे वोडाफोन किससे रेवेन्यू लाएगा? सब्सक्राइबर से ही। जब वही नहीं है तो किससे कारोबार कैसे बढ़ेगा? प्लस डेट, प्लस प्रमोटर पैसा डाल रहे हैं, कहीं डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस कंपनी का इक्विटी साइज़, इंडिया में सबसे बड़ी इक्विटी वाली कोई कंपनी अगर है तो वो वोडाफोन है। 2880 करोड़ शेयर हैं बाजार में इसके, तो आप खुद ही लगाइए अंदाज़ा, 135 करोड़ की आबादी और 2880 करोड़ के शेयर है मार्केट में। इतनी बड़ी इक्विटी फ्लोट इसकी है, ITC की है, यस बैंक की है, ONGC की है, IOB की है, उन सबकी हालत आप देख ही रहे हैं। तो आप बेटर है अवॉइड करें, सेफ कंपनियों में रहें, स्टिक करें उनके साथ, बने रहें अच्छे बिजनेस में, इन्वेस्ट करें हर फॉल में, सीधा तरीका है और अच्छा पैसा बनता है ऐसे। आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए, अब समय का थोड़ा अभाव, इसलिए माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों से बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, जिन लोगों से हमने बातचीत की, जिनके सवाल लिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @SumitResearch, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।